जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आज आपके सामने एक अगला भाग प्रस्तुत है, तो जिसके अंतर्गत जो क्वेश्चन दिया गया है उसको एक बार पढ़ के देखते हैं। दिया गया है, जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। तो जैसे जो संख्या दी गई है वो दी गई है आपकी 6 की पावर n। n क्या है यहाँ पर? प्राकृतिक संख्या यानी गिनती वाली संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि प्राकृत संख्याओं में से कोई भी घात अगर लगा के देखते हैं तो क्या इसका मान 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा, ये हमें जांच करना है। तो एक बार ये देखते हैं कि जैसे जो संख्याएं हमारी होती हैं उन संख्याओं में जो सबसे पहली जो संख्या होती है वो होती है 10, जिसके इकाई का अंक क्या आता है? 0 आता है। अब इसके बाद इसके हम गुणनखंड करके देखते हैं। गुणनखंड करके देखा, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 2 गुणा 5 आ गया 10 का गुणनखंड। एक संख्या और लेते हैं 20 वाली, जिसके अंतर्गत भी क्या दिया गया? 0 दिया गया है। अंतिम अंक क्या है? 0 है, 0 पर एंड हो रहा है। इसके भी गुणनखंड करके देखा, 2 एकम 2, फिर दोबारा से दिया 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ऐसे ही एक संख्या हमने क्या ले ली? 30 ले ली। 2 से दिया 15 बार हो गया, 3 पंजे 15 हो गया और 5 एकम 5 हो गया। इनके गुणनखंड करने पर हमें एक चीज इनमें कॉमन दिखाई दे रही है, वो ये है कि 2 गुणा 5। ठीक है, 2 गुणा में क्या दिया गया? 5 दिया गया है, सभी में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी संख्या के गुणनखंड करते हैं और उस संख्या के गुणनखंड करने पर अगर 2 गुणा 5 आता है तो वो 0 पर खत्म होगा, और अगर 2 गुणा 5 उसमें नहीं आ रहा है गुणनखंडों में तो फिर वो 0 पर खत्म नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है 6 की पावर n। क्या दिया गया? 6 की पावर n दिया गया है। अब 6 की पावर n के लिए आप एक चीज करके देखिए कि जैसे ये जो हमारा 6 की पावर n है, इसके गुणनखंड हमने करके देखा तो क्या आ गया? 2 गुणा 3 आ गया, 2 तिया 6 होता है, की पावर n आ गया। तो अब यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि ये संख्या हमारी 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें 2 गुणा 5 नहीं दिया गया है। ठीक है, लिखेंगे क्योंकि 6 की पावर n बराबर 2 गुणा 3 की पावर n है, जो कि ठीक है, जो कि 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या करता है कि वो क्वेश्चनों की संख्या बदल देता है। एक बार उसने 6 की पावर n दिया, अब उसने एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया, वो हो गया हमारा 4 की पावर n। अब वही चीज कहता है कि क्या 4 की पावर n, कोई भी n हम लेते हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या लेते हैं, तो कोई भी प्राकृतिक संख्या से जब हम घात लगाते हैं तो क्या यह 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा? तो इसका वही तरीका है, चूंकि जो हमारा 4 की पावर n है वो 2 गुणा 2 की पावर क्या है? n है, जो कि 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। एक तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं। एक्चुअली हम ये कई सारे क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर आजकल क्या करता है कि वो सेम एज इट इज क्वेश्चनों को नहीं दे रहा है। वो क्या करता है? डिजिट को बदलता है। वो देखना चाहता है
कि बच्चे का जो लर्निंग आउटकम है उस पर पकड़ कितनी है, उसने अवधारणा को समझा कितना तरीके से है। ठीक है, कोई बात नहीं, कैसे भी डिजिट दे दे, बस हमें तो ये देखना है कि 2 गुणा 5 उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। 5 की घात n दे दिया उसने। अब 5 की घात n को लिखेंगे तो वो भी क्या है, 1 गुणा 5 की घात n है। ठीक है, ये भी क्या होगा, जो कि 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे संबंधित तो आप छोड़ेंगे नहीं, उसे पूरी तरीके से कर देंगे। ठीक है, अब हम एक अगला प्रश्न लेते हैं जिसके अंतर्गत ये कहता है, कोई संख्या दे रखी है, अब उसमें देने के बाद वो कहता है कि इसको जांच करिए, इसको जांच करिए कि ये संख्या हमारी भाज्य संख्या होगी या नहीं होगी, ये संख्या हमारी भाज्य संख्या होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। किसकी व्याख्या कर रहा है, 7 गुणा 11 गुणा में क्या दिया गया, 13 दिया गया है। 7 गुणा में 11 गुणा में क्या दिया गया, 13 दिया गया है, प्लस 13 और दूसरा पार्ट भी दे रहा है इसी क्वेश्चन में, और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, व्याख्या कीजिए, ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। अब भाज्य संख्याओं के अंतर्गत तो आप जानते हो कि भाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याओं को भी जानते हो आप कि क्या होती हैं हमारी। तो भाज्य संख्याओं के लिए अगर हम उसकी परिभाषा को एक बार रिवाइज करते हैं जो हमने पहले पढ़ रखी है, तो उसके अंतर्गत ये है कि उसमें एक और खुद के अलावा भी अन्य संख्याओं का भाग चला जाता है, या कहें उसके अभाज्य गुणनखंड निकल जाते हैं। ठीक है, और अगर कोई संख्या हमारी अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलते, सिर्फ खुद और एक से ही भाग जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखते हैं चेक करके पहले वाले को। इसमें दिया गया 7 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो यहाँ से हमने 13 को ले लिया कॉमन, बचा हमारा 7 गुणा 11 प्लस में 1, और ये हमारा 13 हो गया, और ये हमारा 77 प्लस में क्या आ गया, 1 आ गया, और 13 गुणा में क्या आ गया, 78 आ गया। 13 तो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 78 के हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 नाम 18, 3 से दिया जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और फिर ये ऐसे ही 13 एकम 13 आ जाता है। इसके बाद ये 13 का 13 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। थोड़ा सा क्रम से लिख देते हैं, क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा में क्या आ गया, 13 हो गया। ठीक है, अतः अभाज्य गुणनखंड के कारण, अभाज्य गुणनखंड आ गए ना, ये संख्या थी और इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड आ गए इतने सारे, अब 2 ही भी आ जाते तो भी हम कह देते कि हाँ ये हमारी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्या है, भाज्य संख्या है। अतः अभाज्य गुणनखंड के कारण, ठीक है, अतः अभाज्य गुणनखंड के कारण दी गई संख्या क्या है, बताइए, दी गई संख्या भाज्य संख्या है। यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाता है। एक अगला पार्ट और है इसका, उसको भी करके देखते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में क्या है, 5 है। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 को ले लिया कॉमन, तो बचेगा कितना, 7 गुणा 6 बचेगा, गुणा 5 बचेगा, सॉरी 5 तो हमने बाहर निकाल लिया था, गुणा 4 गुणा 3 और गुणा में 2 और प्लस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे देखते हैं, 7 6 42 हो गया, 4 तिया 12 दूनी 24 हो गया, और प्लस में क्या आ गया, 1 आ गया।
5 का 5 हो गया, इन दोनों का गुणा करके देख लेते हैं। 42 गुणा 24 गुणा किया हमने, ठीक, समझ में तो आ रहा होगा आपको अच्छे से। 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और 2 चौको 8 हो गया। 8 का 8, 6 और 4 10 की 0, 8 और 1 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया। और ये हमारा 1008 प्लस में 1 आ गया और यहाँ से हमने 5 गुणा 1009 हो गया इसको जोड़ने पर। अब यहाँ भी हमारे क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड आ गए, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। अतः संख्या के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, संख्या के अभाज्य गुणनखंड हैं। अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या बताइए क्या होगी भाई, भाज्य संख्या होगी। बस जो चीज़ से हमने इसको निर्धारित किया है वो ये है कि उसके अंदर गुणनखंड दिए गए हैं, गुणनखंड हैं, गुणनखंड के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि ये संख्या हमारी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, ठीक है। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई। एक क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके का है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। और थोड़ा सा क्वेश्चन को हल तो कर ही सकते हैं हम विधि के द्वारा, लेकिन हम उसको वैसे भी बता सकते हैं ओरली, है ना। और कभी कभी क्या है कि वो बहुविकल्पी में दे देता है। जो क्वेश्चन है उसकी भाषा तो काफ़ी बड़ी है, ठीक है, बहुविकल्पी में तो इसलिए चांस बनते नहीं हैं, लेकिन अगर 1 मार्क्स में दे देता है तो आप उसको ओरली करके बता सकते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, एक वृत्ताकार, ठीक है, एक वृत्ताकार मैदान, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक पाथ दिया गया है, एक पथ दिया गया है, ठीक है। जैसे एक वृत्ताकार पाथ हो गया, ये वृत्ताकार मैदान हो गया, और इसी के चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पाथ दिया गया है। और इस पर क्या करते हैं, 2 लोग हैं, उस पर क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं या चलते हैं, ठीक है। किस प्रकार से चलते हैं, पूरा प्रश्न लिखते हैं पहले। एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक पथ दिया गया है जिस पर सोनिया, ठीक है, जिस पर सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाती है, जिसमें सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाती है, जबकि रवि कितने मिनट में, 12 मिनट में चक्कर लगाता है, 12 मिनट में चक्कर लगाता है, एक ही समय, ठीक है, एक ही समय और एक ही समय और एक ही बिंदु से दोनों चलना प्रारंभ करते हैं या दौड़ना प्रारंभ कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को दे सकता है। और एक ही बिंदु से दोनों चलना प्रारंभ करते हैं कितने समय बाद, कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है, वे दोनों प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। एक लगाता है 18 मिनट में और एक कितने में लगाता है, 12 मिनट में। देखिए ओरल तरीके से करते हैं। रवि ने चलना शुरू किया, 12 मिनट में उसका चक्कर पूरा हो गया, ठीक है। अब दूसरे चक्कर के लिए स्टार्ट हो गया, फिर 24 मिनट में क्या हुआ, दूसरा चक्कर हो जाएगा, 36 मिनट में क्या होगा, तीसरा चक्कर हो जाएगा,
सोनिया ने चलना प्रारंभ किया, कितने मिनट में पूरा हुआ? पहला चक्कर 18 मिनट में पूरा हुआ। दूसरा चक्कर जब पूरा करेगी तो कितना समय लगेगा? और 18 मिनट लगेंगे। तो 18 दूनी कितना होगा? 36। यहाँ 36 लग गए हैं, उसको कितने में? 3 में लगे हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और दोबारा से वो क्या होंगे? वो 3 चक्कर और वो 2 चक्कर पूरा करके वहीं पर आ जाते हैं। लेकिन विधि के द्वारा अगर हम इस क्वेश्चन को निकालते हैं तो विधि होती है लासा। क्या होती है? लासा। तो लासा निकालना है हमें। ठीक है, लासा किस किस का निकालना है? 18 का निकालना है और किसका निकालना है? 12 का निकालना है। और अगर हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो 12 के पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ऐसे ही 18 के भी कर लेते हैं। 2 नाम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब जब हमने लिखा 18 बराबर, तो वो आ जाएगा हमारा 2 गुणा 3 गुणा में 3, और 12 बराबर लिखेंगे तो 2 गुणा में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब लासा के लिए हमें क्या करना होता है कि इसके गुणनखंड लेने होते हैं। 3 संख्या है और 2 संख्या है, दोनों संख्याओं को लेना है। जहाँ पर जो ज़्यादा है वहाँ से ले लीजिए। 2 ज़्यादा यहाँ पर नीचे वाले में, ये ले लिया। 3 यहाँ पर ज़्यादा है, ये भी ले लिया। इन सभी का हमने गुणा कर दिया। 2 दूनी 4, तिया 12 और 12 तिया कितना हो जाएगा? 36। 36 मिनट बाद वे पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे। और यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो हमारा एक्सरसाइज है, ठीक है, अगली जो एक्सरसाइज है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो जरूर आता है बोर्ड में, 100% आता है। क्या है वो क्वेश्चन? सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। या क्या करेगा? 3 + 2 √5 सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है। बहुत ही सरल तरीका होता है और बहुत आसानी से हम उसे सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।